नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। हमारे साथ जुड़ चुके हैं आदरणीय अवनीश सर जी। और आपने हम दोनों को बंगाल पर बहुत चर्चा करते हुए सुना, ठीक है। अब चर्चा में हमने कई बात दोनों में बात की है, किंतु बंगाल में दो चीजें हुई। शुभेंदु अधिकारी जी ने ओथ लिया, उधर जोसेफ विजय ने ओथ लिया। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने कहा सड़क पर नमाज पढ़ना बंद, मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, लाउड स्पीकर पर एक लिमिट से ज्यादा बंद, और तय नियम भी बांधे और ये भी टाइमिंग भी निर्धारित किए। लोग कह रहे हैं कि भैया मंदिर में तो सुबह में ही बजता है, पांचों टाइम तो यहां बजता है, तो दिक्कत होगी। इसके अलावे जो विधायक हैं रितेश तिवारी जी बंगाल में, उन्होंने कहा कि हम नहीं मानते सबका साथ सबका विकास, हमको सिर्फ हिंदुओं ने वोट किया, हम नहीं करेंगे काम उनका। बिल्कुल शुभेंदु अधिकारी जी ने चुनाव से पहले भी यही बात कही थी कि भाई जो हमारा साथ उसका विकास। बंगाल में हिंदुत्व न केवल स्टैब्लिश हो रहा है, बल्कि हम उस पर चर्चा अभी अवनीश सर से हम बात करेंगे ही, किंतु तमिलनाडु के इसमें जो सरप्राइजिंग था, ये सारी बातें सदन के अंदर बोली गई और सदन पर सनातन धर्म को मिटाने की बातें की गई। और वहां वर्तमान में जितने विधायक थे 234, आप कल्पना कर सकते हैं उन 234 में से कोई भी एक आदमी ऑब्जेक्ट नहीं कर पाया। ये सबसे थ्रेटनिंग बात है। तो 2047 में देश के प्रधानमंत्री जी का भी विजन है, और विजन ये है, कहता है कि भाई हम विश्व गुरु बनेंगे, हिंदू राष्ट्र बने ना बने, लेकिन हिंदुओं के लिए सम्मानजनक जीने लायक, खाने लायक व्यवस्था हो। यहां तो इरेडिकेट सनातन धर्म, मतलब हिंदुओं को उनके जेनोसाइड को कॉल हो रहा है, वो भी सदन के अंदर। अवनीश सर प्रणाम, नमस्कार। अभिषेक जी एक तरफ नमस्ते। हिंदू हिंदू भाई भाई चल रहा है बंगाल में, ये नारे से बड़ा तकलीफ हो रहा है लोगों को कि हिंदू हिंदू भाई भाई का नारा कैसे चल रहा है। नारा तो हिंदू मुस्लिम भाई भाई होना था। दूसरी तरफ तमिलनाडु, गुरुदेव भाऊ तोरसेकर सर ने बोला भी था कि आने वाले दशकों में बंगाल जो है वो हिंदुत्व की का गढ़ बनेगा और वो भारत को रास्ता दिखाएगा। लेकिन तमिलनाडु कुछ और कह रहा है। आप कैसे देख रहे हैं सर? बिल्कुल अभिषेक भाई, ये बताइए बंगाल आज इस डिसीजन पर क्यों पहुंचा? बंगाल ने जो सनातन का पुष्टिकरण किया है और एक ऐसा नेता जिसको उसने मुख्यमंत्री का दायित्व दिया है या जिसे दायित्व मिला है, या ये भी कह सकते हैं कि बंगाल के मतदाता और बंगाल के समाज की अपेक्षाओं को समझा उसकी पार्टी ने, उस नेता की, और उसी व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर बनाया। जो ये कहते हैं कि भाई हमको एक भी मुसलमानों का मत नहीं मिला, ना भवानीपुर में मिला और ना नंदीग्राम में मिला, भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला। वो प्रधानमंत्री की लाइन से अलग जाते हुए दिखाई देते हैं। मैं तो यहां तक कहूंगा, हायर इस देश का विपक्ष जो उसको भी नहीं प्रयास करता है कि वो भुनाए और एक व्यंग्य ही सही, कोई तो कहता। 4 मई के नतीजे आने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने अपने पार्टी के लोगों के साथ एक मीटिंग करी थी और उसमें उन्होंने कहा कि साहब नहीं चलेगा यहाँ पर सबका साथ सबका विकास, जबकि प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास। और उन्होंने कहा नहीं चलेगा साहब, हमारे वेस्ट बंगाल की ये मांग नहीं है, ये आवश्यकता नहीं है, यहाँ जो हमारे साथ उसका विकास, ये साफ तौर पर। लेकिन बंगाल वहां आज पहुंचा कैसे? बंगाल तब वहां पहुंचा जब बंगाल में ममता की सरकार जाने के बाद बांग्लादेश में मजहबी सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। ये स्थिति पैदा हो चुकी थी जिसको आप ग्रेटर बांग्लादेश से या ग्रेटर बंगाल से जोड़ सकते। ये क्या एक वन साइडेड स्क्रिप्ट है जिसमें वो मौलाना कहता हुआ दिखाई दे रहा है ममता बनर्जी आप जंग कर दो दिल्ली से? ना, ये वन साइड स्टोरी नहीं है। इसका दूसरा हिस्सा ममता बनर्जी 15 सालों में सरकार में रहते हुए यहां से कहती रही हैं, मैसेजिंग करती रही हैं। माफ कीजिएगा, हो सकता है कहीं भाषण में नहीं कहा हो,
लेकिन वो जो भाईपो का पूरा नेटवर्क जिसमें गौ तस्करी से लेके हथियार मादक पदार्थ तस्करी तक ये सारी चीजें जुड़ी हैं, टीएमसी का इकोसिस्टम, उसका नेता जब ये कहता है कि बांग्लादेशी हमारे लिए बाहरी नहीं है, वो हमारी जबान बोलते हैं, वो हमारी तरह खाना खाते हैं, वो हमारे कल्चर के बेहद नजदीक हैं, हम बांग्लादेशियों के नजदीक हैं। ये सारी स्थिति हो गई जब कि यहां ममता की हार हो रही है, सत्ता से बाहर हो रही हैं, और हिंदुत्व की विजय बताने वाले लोग सरकार में आके बैठे हैं, उल्टा लटका के टांग देंगे, ये एटीट्यूड है। और वो दिखाई भी दे रहा है पहले 5 कैबिनेट डिसीजन से लेके जो 7 एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस लिए हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि यह स्थिति तमिलनाडु में आनी पड़ेगी ना, तो मैं तो स्वागत करता हूं उदयनिधि स्टालिन का, मैं स्वागत करता हूं। और पहला रिएक्शन आप मुझे ये बताइए, उदाहरण हम लोगों के सामने है। पहली बार जब उदयनिधि ने पब्लिकली इस बात को बोला था, डेंगू और मलेरिया सनातन को, तो नेताओं को छोड़ दीजिए, सड़क पर तमिल जनता का कहीं कोई विरोध दिखाई दिया था? ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा, तमिल विधानसभा शर्मसार है, एक भी विधायक ने, और इंक्लूडिंग नवनिर्वाचित जो अभी शपथ लिए हैं मुख्यमंत्री साहब, किसी ने नहीं बोला। लेकिन उसी तमिलनाडु से सदन को छोड़ दीजिए, लेकिन सड़क पर तमिल हिंदू जनता, सनातनी जनता उतरी, उदयनिधि के मुंह पर चप्पल मारा है। ये शुरुआत है, मैं कहता हूं ये शुरुआत है। 2011 में 34 साल का लेफ्ट का शासन खत्म करने के बाद जिस आशा अपेक्षा से ममता बनर्जी को वेस्ट बंगाल की सत्ता सौंपी थी बंगालियों ने, 15 साल में इस बात को महसूस कर लिया। 34 साल क्यों नहीं दिए? क्यों सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड दिया ममता बनर्जी को? भाई 25, यही तो इतिहास है पॉलिटिकल। 25 साल कांग्रेस, 34 साल, बीच में 2-2.5 साल मिली जुली ज्योति बसु जिसमें डिप्टी सीएम और इधर उधर बने थे, उसको छोड़ के 25 ईयर्स फॉर कांग्रेस, 34 ईयर फॉर लेफ्ट सीपीएम, और उसके बाद 15 ईयर्स। क्यों 15 साल में? इसलिए कि 15 साल में अतिरेक कर दिया ममता बनर्जी ने, उसको पल पल महसूस कर रही थी बंगाल की जनता। यह श्री गणेश तमिलनाडु में यह अब शुरू हो रहा है। तमिलनाडु के बारे में देखिए, मैं उस ऐतिहासिक चीजों पर नहीं जाऊंगा, हमारे दर्शक बड़े सुधी हैं, सबको पता है कि 20th सेंचुरी में किस तरीके से वहां हिंदी विरोध के नाम पर द्रविडियन आइडेंटिटी को डेवलप किया, जो कि एक फ्रॉड आइडेंटिटी। आई एम टेलिंग, इट्स प्योर पॉलिटिकल थॉट है। जिस तरीके से इस्लाम जो है एक पॉलिटिकल थॉट है, जो कि विस्तारवाद को अपनाए घूमता है पूरे संसार में, आप कहीं भी देख लीजिए। ठीक इसी तरह से हिंदी के विरोध में, हिंदी एज ए लैंग्वेज, इसको थोप न दिया जाए, इसके विरोध में वो, उसके अलावा उसको आवरण पेरियार की शक्ल में दे दिया गया कि साहब वो असमानता को दूर करना, दिस एंड दैट करना। तो आपको पता है ये सारे एक ऐसे औजार होते हैं जिसको सजाई जाती है, तब जाके इस तरह की कोई नकारात्मक मूर्ति या नरेटिव गढ़ा जाता है। ये बड़ा पॉपुलर है। मैं तो आज भी पूरा सम्मान के साथ अपने हिंदू दलित भाइयों का, बहनों का, जो उस राह पर चल पड़े हैं कि बटोगे तो कटोगे। आपने अच्छा याद दिलाया, बंगाल से नारा आ रहा है, वो महतो भी लगा रहे हैं और वो गंगोपाध्याय भी लगा रहे हैं कि हिंदू हिंदू भाई भाई। लेकिन आप मुझे ये बताइए, मैं तो आज भी खोजता हूं कि ये कम्युनिस्ट लॉबी गिरोह जो कि कांग्रेस की गोदी में पल के सत्ता का सुख लिविंग रिलेशनशिप की स्टाइल में लेती रही, 4.5 साल मौज किया, चुनाव के ठीक 6 महीने पहले 3 तलाक दिया, और उसके बाद गए पब्लिक के साथ राजनीतिक पॉलिटिकल हलाला कराया, उसके बाद फिर वापस आ गया, फिर 4.5 साल बड़े आराम से सत्ता की मलाई चाटते रहे। यही तो कम्युनिस्ट का कैरेक्टर है भारत में। इसके अलावा और क्या है? 1947 से मनमोहन के खड़ाऊ शासन तक आप मुझे ये बता दीजिए। तो मैं तो आज भी खोजता हूं कि अबे भाई वो ठाकुर का कुआं किथा कहाँ है, दिखा दो मुझे भी। वो कौन सी भट्ठी जहां पर शीशा पिघलाया जाता था और पिघला के कानों में डाला जाता था, मैं आज भी उस भट्ठी को खोज रहा हूं।
तो बिल्कुल ये जो नरेटिव मुलम्मा चढ़ा के द्रविडियन पॉलिटिक्स ने तमिलनाडु में यही किया। पूरी 20th सेंचुरी की ये उपज है, न इसका कोई और है, न इसका कोई सकारात्मक छोर है। अब जिस तरीके से बंगाल, हम आएंगे अभी कि जोसेफ को क्यों मिल गया, जोसेफ कौन है, जोसेफ नाम से ही पता लग रहा है कौन है, लेकिन ये भी तो है कि ओएसडी पंडित जी को अपॉइंट किया है, कल ही अपॉइंट किया है। अगर आपके पास वो अपॉइंटमेंट लेटर हो तो दिखा दीजिएगा दर्शकों को। साइट देख के तो वो गाड़ी में बैठता है, तो ये तो भाई नाम है जोसेफ, तो अब आप इसको भी तो कह सकते हैं बहुसंस्कृति वाला हमारा भारत देश है ना। इस पर ये चर्चा दूसरी है, इसको छोड़ देते हैं, लेकिन आज प्योर पॉलिटिकल बात करते हैं। द्रविडियन पॉलिटिक्स को नकारा है तमिलनाडु की जनता ने। इस मैंडेट का, इस हालिया चुनाव का सबसे बड़ी अगर कोई उपलब्धि रही है तो एक फ्रॉड नरेटिव, जिसको पेरियार रामास्वामी से लेके इन तमाम लोगों ने करुणानिधि तक आके चलाया, इस फ्रॉड नरेटिव को पॉलिटिकल जमीन अब नहीं देने के मूड में है तमिल की जनता। ये सबसे बड़ी पहली उपलब्धि है। बंगाल में आपने कब से शुरुआत की? 2021 में आप दिखाई देना शुरू कि आप भी कुछ हैं। के बाद से शुरू हुए हम टेक्निकली, ये कहिए। राष्ट्रवाद कुछ है 2014 में, 2014 से इसको कह देते हैं, लेकिन बंगाल की विधानसभा के मामले में अगर आप देखेंगे तो आप 2021 में नजर आए, और नजर आते ही उन शक्तियों ने आपके साथ क्या किया, वो पोस्ट पोल हिंसा दिखाई देती है। तो तमिलनाडु के बारे में अगर अभिषेक जी आप बात करें तो हम सबको ये समझना चाहिए कि आपने पहला किला भारत की संस्कृति ने, भारत के राष्ट्रवाद ने, भारत के बटोगे तो नहीं कटोगे ने द्रविडियन पॉलिटिक्स को, जहां उसने डीएमके को नकारा वहीं उसने एआईडीएमके को भी नकारा। द्रविडियन पॉलिटिक्स आज अपने समाप्ति की ओर बढ़ रही है। और आप मुझे एक बताइए, अब प्योर पॉलिटिकल पंडित हो जाते हैं, भावनाओं को किनारे रख देते हैं। देखिए राजनीति में भावना नहीं चलती, इसलिए भावना बहन को थोड़ी देर कहें बहन तुम जरा किनारे रखो, बिना भावना की बात करते हैं। एक राजनीति मान लीजिए स्टैब्लिश्ड राजनीति है भाई, क्या होता था, एक बार डीएमके एक बार एआईडीएमके, यही तो होता आया, जैसे यूडीएफ एलडीएफ होता है केरल में। यानी दोनों तरफ द्रविडियन वो फेक नैरेटिव चलता रहा और उसी को सत्ता मिलती रही। इस सिलसिले की समाप्ति हुई है, यानी एक गैप क्रिएट हुआ है, एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है, एक स्थान रिक्त हुआ है, जीएम साहब ने इस्तीफा दे दिया है। तो जब द्रविडियन जीएम साहब ने तमिलनाडु की राजनीति में उनसे जबरन इस्तीफा वहां के मतदाताओं ने ले लिया है, तो आप मुझे बताइए कि वो स्पेस एक क्रिएट हुआ है ना दर्शकों, तो उस स्पेस को अब कौन फिल करेगा? उदयनिधि ने हाउस में जो ये कहा है सनातन का सर्वनाश, उदयनिधि एक अच्छा नेता बनने के पूरे गुण हैं। मैं उस लड़के को अपनी तरफ से बधाई दूंगा कि तुम सदा विपक्ष में बैठो, तुम अच्छे राजनीतिज्ञ हो। उसने समझ लिया है कि ये जो गैप हमको हटा के बना है, उस गैप में आने कौन जा रहा है अगले आने वाले समय में तमिलनाडु में। इसलिए उसने अपने संभावित दुश्मन, जिसे वो मानता है सनातन, उसके समाप्ति की बात कर रहा है। यहां पर दो चीजें लेके आगे चलेंगे हम। पहला, द्रविडियन पॉलिटिक्स का समाप्त होना, सनातनी राष्ट्रवादी राजनीति का स्पेस क्रिएट करना है। दूसरा, भले उसने संसद के अपने विशेषाधिकार का उपयोग इस बार करते हुए कि कहीं मुकदमेबाजी न हो जाए, कहीं मैं जेल में न चले जाऊं, इसलिए उसने संसद को चुना, मतलब वहां की विधानसभा को चुना, हाउस को चुना। तो सड़क पर निकल के अब तमिल की सनातनी जनता अपनी अभिव्यक्ति दे रही है। तो ये अब लड़ाई जानते हैं, सड़क से संसद तक है। जो एक जुमला होता है ना, सड़क से संसद तक, नेता बड़ा तेज लगाते हैं। तो मैं तो इसे निराशाजनक जरूर देख रहा हूं। आगे आने वाली आशा के लिए मैं इसे संतोष भरा हैपनिंग भी जान रहा हूं पॉलिटिकली, क्योंकि ये लड़ाई आपको पॉलिटिकली जीतनी है। सनातन का अगर दमन इतना ममता बनर्जी ने नहीं किया होता तो मात्र 15 साल में बंगाल की जनता ने उन्हें उखाड़ के नहीं फेंका होता। तेजस्वी अगर सनातन की
इतनी घृणित विरोध की राजनीति न करते तो आज इस हाल में नहीं होते, अखिलेश यादव इस हाल में नहीं होते, और सबसे बड़े उदाहरण राहुल गांधी इस हाल में नहीं। ठीक ठीक है। ये कमाल की बात है कि जो मैंने कहा कि बंगाल की जनता एक नई दिशा दे रही है, तो तमिलनाडु में भी कल विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। मैंने आपको जब सर बोल रहे थे तो साथ-साथ वीडियो भी प्ले किया था। अब एक बंगाल से इन्फ्लुएंसर का वीडियो कितना चूंकि लेफ्ट और टीएमसी का शासनकाल मिला के मैं 50 साल मान लेता हूं, और इधर भी 50 साल से समझ लिए द्रविड़ पॉलिटिक्स, 50 क्या वहां तो लगभग 60 साल से द्रविड़ पॉलिटिक्स का ये है। तो कितना अंतर आया है। अब बंगाल की जनता क्या कह रही है वो इंपॉर्टेंट है, उसको सुनते हैं। इसलिए मैंने कहा कि क्या वो डायरेक्शन देने जा रही है। हमारा पश्चिम बंगाल में जान की बाजी लगाकर वोट सिर्फ बीजेपी को हिंदू ने दिया है, इसलिए मोदी जी को हम कहते हैं सबका साथ सबका विकास का नारा पश्चिम बंगाल में ना लगाए। 15 साल से जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार और बीजेपी को कार्यकर्ता को सबका मृत्यु है, उसका बदला चुन चुन के लिए ऐसे ही पश्चिम बंगाल के हिंदू खुश हो जाएंगे। इतना क्लियर मैंने किसी स्टेट में बोली नहीं सुना। हिंदू हिंदू भाई भाई के नारे लग रहे हैं मंदिरों से। को सारी जाति का विभेद मिट गया है पश्चिम बंगाल में, और एकदम से परिवर्तन दिख रहा है, शांति दिख रही है। कुछ लोग कह रहे हैं क्या तूफान से आने की पहले की शांति है, क्योंकि एकदम लग ही नहीं रहा वो बंगाल बंगाल है। तोलाबाजी बंद हो गया, कटमनी बंद हो गया, सब बंद हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में अब जब ये देश है, तो तमिलनाडु का जो है वो एक अलग चीज दिख रहा है। आप बताइए सर कि इस समय आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे प्रकरण को, कि बंगाल क्या वास्तव में गुजरात से भी ज्यादा हिंदुत्व की तरफ मोल्ड हो गया? क्या महाराष्ट्र से भी ज्यादा? क्या बिहार से भी ज्यादा? क्योंकि वहां पर एंटी हिंदू बात करने वाला बचा ही नहीं है कोई। जो बात कर रहा है उसे एकदम हटाया जा रहा है। ये किस डायरेक्शन में बंगाल जा रहा है सर? एकदम बंगाल ने यू टर्न लिया है, उसने अपना डायरेक्शन नहीं बदला है। बंगाल जो आज दिखाई दे रहा है मूलतः बंगाल के डीएनए में, सांस्कृतिक डीएनए में यही है। आप जरा हिंदू आइकॉन्स और सनातनी आइकॉन्स को उठा के देखिए ना। बंकिम दादा से शुरू कीजिए, आप टैगोर तक आइए, स्वामी विवेकानंद तक आइए, और तो और चलिए सबसे बिल्कुल आखिरी तक आ जाते हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तक आइए। जनसंघ का दिया सनातन कहां ही जला? राष्ट्रवाद है, अरविंदो घोष को ले लेते हैं। सनातन ही राष्ट्रवाद है, अरविंदो घोष जी, जिसे मैं अबोध ये कहता हूं कि भारत की संस्कृति बाय डिफॉल्ट सनातन संस्कृति है, इसलिए भारत को कागज पर लिख के हिंदू राष्ट्र बनाने की आवश्यकता है ही नहीं। भारत बाय डिफॉल्ट हिंदू राष्ट्र है। जनसंघ का दीपक कहां जला? हाँ, उसके बाद हुआ ये जो हम दीवार से बिल्कुल सटे रहे ना, और हमें सटाया गया। ये जो मैकाले जिसको अभी ध्वजारोहण के बाद प्रधानमंत्री ने एड्रेस किया, और प्रधानमंत्री जब बात कोई कहे ना तो फिर वो बहुत बड़ी मुखबिरी कर रहे होते हैं अपने स्वयं के बारे में। या अचानक अयोध्या में मैकाले कहां से आए? तो बंगाल में बस हुआ ये कि उसके बाद कांग्रेस ने शुरुआत से ही जो किया इस देश में वो किया ही किया। फिर उसके बाद उसका प्रो मैक्स आ गए कम्युनिस्टों ने बंगाल की हिंदू आइडेंटिटी, सनातन आइडेंटिटी को अपने लाल बूटों के नीचे मसल दिया, कमर तोड़। बंगाल ये दर्द 34 साल झेलने को मजबूर रहा। 15 साल उसको और ज्यादा इंटेंसिफाई कर दिया ममता बनर्जी ने। तो बंगाल में ये सारे एलिमेंट मौजूद थे, वो बीज थे, वहीं से थे। बस उसके ऊपर जो वो काली मिट्टी, पीली मिट्टी, रेत, बालू, कंकड़, बजरी डाल दी गई थी, उसको तोड़ के उस सनातनी बीज ने अपना अंकुरण किया, और उसका नतीजा आप देख रहे हैं। इसलिए अपने पुराने रूट पर वापस जाके स्थिर और गंभीर दिखाई दे रहा है आपको। ये कोई तूफान से पहले की शांति नहीं है। इसकी भी वजह बता रहा हूं, प्योर पॉलिटिकल। बंगाल जब कोई निर्णय लेता है पॉलिटिकल, तो 5 साल के लिए नहीं लेता, कंप्लीट लेता है।
मैं थोड़ा हंसी की बात कर रहा हूं, वो रोटी नहीं खाता हमारा बंगाली भाई ना, इसलिए वो रोटी पलटता भी नहीं है पॉलिटिकली कि 5 साल इनको, 5 साल उनको, 5 साल उनको, 5 साल इनको, नहीं, वो तो भात खाता है। बात और जब भात खाता है तो तीनों टाइम भात खाता है ना, सुबह भी और सो भात, भी जाता दोपहर भी भात और रात को भी भात। हाँ उसने जब जिसको सत्ता दी, एक लंबे समय के लिए सत्ता दी, 25 साल कांग्रेस, 34 साल लेफ्ट, 15 साल जो सबसे कम दिया वो भी दिया ममता बनर्जी को, तो 15 साल दिया। बंगाल का मतदाता, बंगाल का समाज ये जान रहा है कि हम जिस सत्ता परिवर्तन को लेके आए हैं बाबू मोशाय, ये 5 साल के लिए नहीं है, ये 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, कितने साल के लिए, ये कोई अवनीश पियन शर्मा और कोई अभिषेक बैठ के अंदाजा नहीं लगा सकते, न लगाना चाहिए। इसलिए वो तेजी में आपको नहीं दिखेगा। नहीं, मैं क्या किसी बंगाल के, हाँ, आप कुछ कह रहे हैं? मेरा दूसरा क्वेश्चन था, अगर हम द्रविड़ पॉलिटिक्स के पहले तमिलनाडु के कोर में जाए, जितने प्राचीनतम मंदिर है, आदि शंकराचार्य वहां से निकले और सनातन धर्म को एक किया, कंबन रामायण वहां लिखी गई तमिल में, तो उसके भी मूल और कोर में वो है, पर वो बीज अंकुरित होने के लिए जो खाद फसल देना पड़ेगा, आप सोशल मीडिया के युग में आप देख रहे हैं कि वहां उसका इंपैक्ट आएगा या नहीं आएगा? सर मुझे ये बताएं, मैं पता नहीं क्यों, या अब ये कह देता हूं कि ऐसे ही थोड़ी ना कहता हूं कि 2014 में इस देश में राजनीतिक सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ था, बल्कि एक कल्चरल रेवोल्यूशन हुआ था, एक सांस्कृतिक सत्ता परिवर्तन हुआ था, सांस्कृतिक क्रांति हुई है। नॉर्थ ईस्ट को, नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट्स को तो हम लोग ईसाई मान के बैठ गए थे ना। हाँ बिल्कुल। कहां से ये भगवा रंग वहां पर दिखाई दे रहा है? ये सांस्कृतिक चेतना का अभ्युदय है। चलिए छोड़ देते हैं, वहां एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन होगी भाई, कुछ बड़ा तिलस्म हुआ होगा, छोटे छोटे राज्य हैं, खूब सारा मशीनरी लगा के, खूब सारा ताकत झोंक के वहां पर सेफ्रोनाइजेशन हो गया। आप मुझे ये बताइए, 2017 में उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों को क्या हुआ था? बिल्कुल। अच्छा मान लीजिए 2017 में कुछ हो गया झटके में, फिर 32 साल बाद 2022 में क्यों हुआ? भाई 32 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा ना यूपी में। बिल्कुल। ये 5 साल काम देखा योगी आदित्यनाथ का, उनको रिपीट करके आए। इससे 32 साल पहले कोई ऐसा, 2022 से पहले 32 साल में ऐसा कुछ हादसा नहीं हुआ था। अच्छा चलिए टिकट कटाते हैं, चलते हैं जरा बिहार। बिहार को तो घनघोर जातिवादी, न जाने क्या, ये नेता वो नेता, ये फैक्टर वो फैक्टर। बंगाल ने क्यों डबल इंजन की राह पकड़ ली भैया? मध्य प्रदेश एक बार हल्का सा झटका लेता है, उसके बाद तुरंत कहता है कि ना ना ना। राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, ये हरियाणा, देखिए जहां जहां बंगाल की जो स्थिति, इससे पहले एक और उदाहरण बड़ा आवश्यक है, असम, त्रिपुरा। त्रिपुरा, मैंने 7 स्टेट तो वो आपको बता ही दिए, मैं असम का जिक्र वहां पे जिस तरह से लेलिंग को धारा किया गया। लेकिन कितने लोगों को इससे पहले पता था कि त्रिपुरा में नाथ संप्रदाय का इतना बड़ा प्रभाव है, इतना गहरा प्रभाव है कि योगी आदित्यनाथ की सभाएं वहां होती हैं और माहौल बदल जाता है। बिल्कुल। सनातन का बीज भारत के किस अंग में नहीं है? हाँ, उसे कांग्रेस और कांग्रेसी इकोसिस्टम के दौरान दबाया गया। तो भाई साहब, दबी हुई चीज, अगर कोई पंचर पुत्र शिवलिंग के ऊपर सीमेंट छाप दे तो वो निकलता तो है ही ना। जो आज बंगाल में हुआ, जो कल असम में हो चुका है, उसकी शुरुआत अब तमिलनाडु में आपको आगे आने वाले समय में दिखाई देगी। इसको भांप लिया है उदयनिधि ने, इसलिए उसका मवाद बाहर आ गया। वो जान रहा है कि कौन आ रहा है, उसे साफ दिखाई दे रहा है कि इस द्रविडियन पॉलिटिक्स फेक नैरेटिव के ध्वस्त होने के बाद तमिलनाडु की राजनीति में, तमिलियन राजनीति में सनातन का कौन सा स्थान, किस प्रवाह, किस वेग के साथ बन रहा है। अब ऐसे में लोगों की एक शंका जरा जरूर दूर कर देनी चाहिए। लोग कहेंगे साहब ये टीवी के आ गया,
मैं ये नहीं कहूंगा कि प्रधानमंत्री तो सबको आशीर्वाद देते रहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री तो ऐसे हैं कि वो किसी को भी आशीर्वाद देते रहते हैं, तो मैं कोई जिक्र नहीं करूंगा उन फोटोओं का कि नहीं नहीं प्रधानमंत्री के साथ वो फोटो हैं, दिस एंड दैट हैं। लेकिन साहब, कांग्रेस से आपको देश हासिल हुआ 2014 में, उसके बाद जहां जहां डबल इंजन सरकारें हैं, जहां वहां किसी तीसरे जो कि अननोन गनमैन भी नहीं है, भारत की राजनीति में तो खुला दिखाई देता है। आप जरा गिनते जाइए कि कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने ट्रैफिक डाइवर्जन का काम किया। जब हाईवे बन रहा था या बनने की योजना थी, वो ट्रैफिक डाइवर्जन ने अपना काम किया और उसके बाद वह उस धारा में विलीन हो गया, लीन हो गया, जो भी हुआ, लेकिन फिर वो हाईवे तैयार हो गया। आप ऐसे कितने उदाहरण, दर्शक जरा हाथ जोड़ के कह रहा हूं, देखिएगा कितने ऐसे ठोकर। जब बाढ़ को कंट्रोल किया जाता है, बाढ़ मैनेजमेंट, फ्लड मैनेजमेंट, उसमें नोज ठोकर नाम की एक बहुत तगड़ी टेक्नोलॉजी होती है। सिविल इंजीनियर्स उसको बहुत दिमाग लगा के डिजाइन करते हैं, प्लेस करते हैं कि कहां कैसे नदी की धारा मोड़ी जाए ताकि बांध सुरक्षित हो, सड़क सुरक्षित रहे। जोसेफ विजय तमिलनाडु के वही हैं। मैं आज कह रहा हूं, हाँ समय लगेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं अगला 5 साल के बाद चुनाव, इसलिए धीरज रखना होगा। और तभी जब लोग कहते हैं कि 10 साल में मोदी ने किया ही क्या है, साहब पिछले इन तमाम दशकों में हमारे साथ क्या नहीं किया गया है कि आज तमिलनाडु में जहां भव्य सनातनी मंदिर, सारी रिचुअल, सारी संकल्पनाएं, सबसे ज्यादा अगर सनातन आपको सार्वजनिक रूप से दैनिक व्यवहार में देखने को मिलेगा तो वो तमिलनाडु है। वहां आपकी ये स्थिति है कि एक राजनेता जो कल तक सत्ता में था, उसका एक पुत्र जो केवल चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ है और उस चम्मच से वो सनातन की समाप्ति की बात कर रहा है। जी जी जी। तो चलिए फिर आज के संस्करण में इतना ही। उम्मीद है कि जो विजन पीएफआई का है वो सफल न होगा, और बंगाल ने कहा जिस प्रकार से कि रिजेक्ट और हिंदुत्व की सुनामी जिस प्रकार से, कम मैं इस बिहार तक वाइब्रेशन, असम में तो ऑलरेडी वो वाइब्रेशन है, 7 सिस्टर्स में है, पश्चिम बंगाल में जो शुरू हुआ है, लेकिन वो वाइब्रेशन पूर्वांचल तक जा रहा है। और आप देखेंगे आने वाले समय में यूपी का में कैसे प्रभाव पड़ता है। जल्दी हम यूपी में अब एंट्री लेने ही वाले हैं, बस इसी महीने का वेट हो रहा है। इसके बाद 3 चरणों में वहां से काम शुरू करेंगे, पहले पूर्वांचल, फिर अवध रीजन, और उसके बाद पश्चिमी यूपी की तरफ जाएंगे, क्योंकि 400 सीटें हैं, तो हम जैसे छोटे लोगों की टीम को काफी ज्यादा परिश्रम करना होता है। तो आज के संस्करण में इतना ही। कृपया द अभिषेक तिवारी शो और प्रारब्ध को यूं ही स्नेह देते रहिए, प्रेम देते रहिए, और हम गिलहरियों को योगदान देते रहिए। आज के संस्करण में इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। प्लीज डू सब्सक्राइब। जय श्री राम। थैंक यू। जय श्री राम।